शुभ समाचारों की भी बात करेंगे, लेकिन पहली नजर उन 6 खबरों पर जिस पर आज देश और दुनिया की नजर रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर। आज जिला कोर्ट का फैसला आएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत इस बात पर फैसला देगी कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंच गई है। आज यात्रा का छठा दिन है। आज राहुल केरल में स्कूली छात्रों और बुनकरों से मुलाकात करेंगे। वहीं आज की तीसरी बड़ी खबर गुजरात से है, जहां दिल्ली के सीएम केजरीवाल की टाउन हॉल मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में केजरीवाल ऑटो ड्राइवरों से बातचीत करेंगे। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट पर भी देश की जो नजरें हैं वो रहने वाली हैं। आज सीएए को चुनौती देने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए ये खबर भी आप दिन भर चर्चा में बनी रहेगी। मानसून जाते जाते शहरों का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। बेंगलुरु के बाद कल बादलों की आफत से पुणे का सामना हुआ। बारिश के बाद घरों और सोसाइटीज में पानी भर गया और कई गाड़ियों में बाढ़ के कारण पानी भर गया। जंग के बीच भी देखिए अनाज संकट को लेकर यूक्रेन ने जो पहल की है, वो यूक्रेन ने 90,000 टन अनाज के साथ 5 बड़े शिप को विदेशों के लिए रवाना कर दिया। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन की ये मदद दुनिया के बड़े काम आ सकती है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसमें देश के लिए सुकून भी है और गर्व से भर देने वाली अनुभूति भी है। चीन की गुस्ताखी और चीन की चालाकियों से निपटने के लिए सेना कैसे खुद को तैयार कर रही है, इसकी झलक लद्दाख में नजर आई। इस इलाके में न केवल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने अपाचे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी, बल्कि सिंधु नदी पर घंटों में पुल बनाकर अपनी तैयारियों का सबूत भी पेश किया। देखिए आप भी सेना के शौर्य की ये खास झलक। एलएसी के करीब लद्दाख के आसमान में यह हिंदुस्तान की ताकत की उड़ान है। दुनिया के सबसे घातक युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे की हुंकार इस बात का सबूत है कि देश की हिफाजत में हिंद की सेना पूरी तरह मुस्तैद है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीन और भारत के बीच कम होते गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख के आसमान में अपाचे से उड़ान भरी। इस उड़ान से संदेश साफ है कि अगर चीन अपने वादे से मुकरता है, घुसपैठ से बाज नहीं आता, तो ड्रैगन की किसी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह मुस्तैद है। जनरल मनोज पांडे लद्दाख में ऑपरेशनल तैयारियां जांचने पहुंचे थे। उड़ान के दौरान वायुसेना की ओर से सेना प्रमुख को अपाचे की युद्धक क्षमता और खूबियों की जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर मुख्यालय का भी दौरा किया। इस दौरान सेना प्रमुख को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ताजा हालात की जानकारी दी गई। सेना प्रमुख का ये दौरा क्यों अहम है, अपाचे से उड़ान भरकर सेना प्रमुख क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए लद्दाख सेक्टर में हिंदुस्तान की ताकत की ये तस्वीर। महज कुछ घंटे के भीतर सिंधु नदी पर फ्लोटिंग पुल बनाकर सेना ने अपनी तकनीकी तैयारी का सबूत दिया है। ये एक अस्थायी पुल है जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है। पानी में गिराए जाने के बाद वो अपने आप खुलता जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी को जोड़ दिया जाता है और देखते ही देखते पल भर में पुल तैयार हो जाता है। ये पुल इतना शक्तिशाली होता है कि इस पर से लाव लश्कर समेत सेना के भारी वाहन आराम से गुजर सकते हैं। जंग के हालात में साजो सामान समेत सेना इस फ्लोटिंग पुल से होकर कुछ ही देर में सीमा पर पहुंच सकती है।
एक तरफ सेना की ये तैयारी और दूसरी तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर से सेना प्रमुख की उड़ान। इन दोनों तस्वीरों के मायने साफ हैं। मायने ये कि भारत युद्ध नहीं चाहता, न ही युद्ध की पहल करता है, लेकिन अगर उसे युद्ध के लिए मजबूर किया गया तो फिर वो जंग से पीछे नहीं हटता। दुश्मन को दोज़ख में पहुंचाकर ही दम लेता है। जून 2020 की यह तस्वीर इस बात का सबूत है, जब गलवान में भारत के रणबांकुरों और चीन के घुसपैठिए पीएलए सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे। लेकिन शहीद होने से पहले हमारे जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध तब से ही कायम है। कई दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। अब भारत और चीन की सेनाओं के बीच 16वीं बैठक में शांति बनाए रखने के लिए पीछे हटने का फैसला हुआ है। दोनों देशों के बीच न केवल पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से पीछे हटने पर सहमति बनी है, बल्कि पूर्ण शांति बहाली के लिए दोनों ओर बने अस्थायी और बाकी ढांचों को ध्वस्त करने पर भी दोनों देश तैयार हो गए हैं। 16वें राउंड की कोर कमांडर टॉक्स हुई हैं, उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि अब जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है, जो पेट्रोलियम पॉइंट 15 का इलाका है, वहां से जो डिसएंगेजमेंट होगी और जो ट्रुप्स जो है वो अपने अपनी जगह पे चल जाएंगे। अब ये प्लान्ड वे में हो रहा है। अब फाइनल क्या होता है इसका, ये बाद में पता लगेगा, पर फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये अच्छी खबर है। बेशक चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है, लिहाजा भारत अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता। दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक माने जाने वाले युद्धक हेलीकॉप्टर में से एक अपाचे में उड़ान भरकर सेना प्रमुख ने यही संदेश देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, साल दर साल पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लिहाजा लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर अपना रुख कर रहे हैं और शहरों के भीतर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तो खूब ज्यादा नजर आने लगी हैं हमें सड़कों पर। लेकिन हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां कब तक फर्राटा भरेंगी, ये सवाल अब तक बना हुआ है। लेकिन अब हाईवे को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हिसाब से ढालने की तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं। ऐसी ट्रायल में जीएनटी की टीम ने भी हिस्सा लिया और आपको दिखाते हैं कि भविष्य के ई हाईवे किस प्रकार के होंगे। देखिए, देश में यातायात परिवहन में साइलेंट क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। अब न सड़कों पर शोर होगा, न धुआं, न प्रदूषण होगा, न पेट्रोल की टेंशन होगी, न डीजल की चिंता। दिल्ली से जयपुर के बीच 270 किलोमीटर के हाईवे पर इलेक्ट्रिक कारों और बसों का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द अब आम लोग ई बस और ई कैब से सफर कर सकेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक बस और कैब बहुत जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा होंगी। इसके लिए NHEV यानी नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल देश के हाईवेज को तैयार कर रहा है। ईवी क्रांति के लिए किस तरह तैयार हो रहे हैं हाईवेज, किस तरह चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, किस तरह के सर्विस स्टेशन मौजूद हैं, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम NHEV के साथ दिल्ली टू जयपुर ट्रायल रन के लिए रवाना हुई। तो फ्लैग ऑफ हो चुका है, हम दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। गाड़ियां तैयार हैं, सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और इस पूरी यात्रा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाईवेज पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे उसकी यात्रा को सुगम बनाया जाए, आसान बनाया जाए, क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हाईवेज पर इलेक्ट्रिक बस को या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दौड़ाने के लिए, और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट का एक जरिया बनाया जाए, एक माध्यम बनाया जाए। दिल्ली टू जयपुर के बीच हमारा पहला पड़ाव बना गुड़गांव, जहां देश का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। यहां से दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद के वाहन आसानी से चार्ज किए जा सकेंगे। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का
चार्जिंग पॉइंट है, गुड़गांव की ये जगह है और दिल्ली से जयपुर के रास्ते में ये जगह आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट है। एक बार में यहाँ पर 135 गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। और क्या कुछ खासियत है, हमारे साथ प्रवीण यादव हैं जो कि ये जगह डेवलप की है इलेक्ट्रीफाई कंपनी ने और ये उसके एमडी हैं। क्या कुछ खासियत है इस पूरी जगह की, इन चार्जिंग पॉइंट्स की? सर, जो सबसे पहली खासियत है, यहाँ सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं और जो लोकेशन है वो लोकेशन बिल्कुल प्राइम है, क्योंकि आसपास सारी सोसाइटीज़ है, पब्लिक सोसाइटीज़ है। तो जितने भी पब्लिक लोग हैं जो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए, तो उन्हें एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं हम बड़े स्केल पे कर रहे हैं ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। दिल्ली से जयपुर के बीच करीब 12 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जबकि जयपुर से दिल्ली आने पर 8 चार्जिंग स्टेशन होंगे, जहां एक स्टेशन पर करीब 100 से ज्यादा कार एक बार में चार्ज हो सकेंगी। दिल्ली से जयपुर करीब 12 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। 1 महीने तक बसों का ये ट्रायल रन होगा। जब हम जयपुर के लिए चले थे तो दूरी थी 270 किलोमीटर के आसपास। अभी हमने अपना आधा पड़ाव पूरा कर लिया है, आधा बाकी है और इस पूरे रास्ते हम यही समझते आए हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हाईवेज को कैसे तैयार किया जाना है, क्या क्या तैयारियां होनी है। अमूमन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होती है तो लोग ये सोचते हैं जब हम हाईवेज पर लेकर जाएंगे तो उसका कैसे उसको चार्ज करेंगे, उसकी अगर बैटरी खत्म हो गई तो कैसे हम दोबारा से अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगे। उसका एक नमूना आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त अभी जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं और ये यहाँ पर एक छोटा सा चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। हाईवे से ये ठीक लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए, पहले हमने यात्रा शुरू की थी तो हमारे पास बस थी, रास्ते में हमें ये कार मिली और उस कार के जरिए हम यात्रा कर रहे हैं और अभी हम यहाँ पर इसको चार्ज कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा इस गाड़ी को चार्ज होने में। यहाँ से हम आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हाईवेज पर जो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे वो किस तरह के होंगे, उनकी क्या रूपरेखा होगी। देखिए, प्लान यही है कि जिस तरह से ये चार्जिंग स्टेशन है कि हाईवे से एकदम सटा हुआ है। दूसरा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेस्टोरेंट है, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, टॉयलेट्स हैं, मतलब रुकने की अच्छी व्यवस्था है। आगे हाईवे को ई हाईवे बनाने के लिए ऐसी ही जगह का चयन किया जाएगा जहां पर भी चार्जिंग स्टेशंस होंगे उनको इसी तरह से डेवलप किया जाएगा जहां पर रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग करने की चीजें हो और आराम से बैठने की जगह हो, ताकि जब तक आपकी गाड़ी चार्ज हो आपको किसी तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हाईवेज पर ही ऐसे कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे कि अगर रास्ते में हाईवे पर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई दिक्कत होती है तो उसको जल्द से जल्द सुलझाने की, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश की जाए। हाईवे पर ये व्हीकल का मतलब है सस्ता सफर। कोशिश यही है कि इलेक्ट्रिक बस और कैब बहुत जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बने। हम आपको दिल्ली से जयपुर के बीच 270 किलोमीटर के हाईवे पर इलेक्ट्रिक कारों और बसों के ट्रायल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस ट्रायल में किन बारीक बातों का ध्यान दिया जा रहा है और ई हाईवे का सपना अब हमसे कितना दूर है। सड़क पर होने वाले हादसों में एक आम समस्या है ड्राइवर को झपकी आना। ई बस में इस समस्या का भी समाधान है। सबसे ज्यादा जो हादसे होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि कई बार ड्राइवर को झपकी आ जाती है या फिर ड्राइवर का ध्यान दाएं बाएं हो जाता है। उस चीज को देखिए, यहाँ पर ये अभी टोन बज रही है। हमने इनसे कहा था कि आप दाएं बाएं देखिए कि कोई अलर्ट मैसेज आता है या नहीं आता है, और यहाँ से अलर्ट टोन आनी शुरू हो गई। और ये सबसे अच्छी बात है, कम से कम जो हादसे ड्राइवर की लापरवाही से होते थे उनको रोकने के लिए ये सिस्टम काफी हद तक इलेक्ट्रिक बस में कारगर है। इन बसों को मॉनिटर करने की भी व्यवस्था है। सीसीटीवी की मदद से इन बसों की निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली से जयपुर पहुंचने के बाद हम वापस दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस टेक ट्रायल के दौरान एक्सपर्ट की टीम को क्या कुछ चुनौतियां मिली और किन चीजों का परिणाम सफल रहा, सुनिए। और हमने 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो एसयूवीज हैं, कार हैं, उनको और 2 बसेस को इसके साथ ट्रायल किया। ये दोनों साथ साथ 9 तारीख को हमारे साथ दिल्ली से जयपुर चली थी। कुछ जगहों पे जहां हमारी इलेक्ट्रिक बसेस थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, उनको हमने टेस्ट किया
सबसे अच्छी और सबसे सकारात्मक बात जो पहले मैं बताना चाहूंगा, हमने आते वक्त अपनी गाड़ी को रोककर ये देखने की कोशिश की कि बैकअप आता है कि नहीं, कितना समय लगता है। इमरजेंसी की कंडीशन में अगर किसी गाड़ी का ब्रेकडाउन होता है तब बैकअप आता है कि नहीं? तो 30 मिनट का टाइम है बैकअप आने का और करीब 21 से 22 मिनट में हमारी बैकअप की जो बस है वो आई। इसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को बस से कार की तरफ भेजा। हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जिन्होंने उसमें रडार लगाए थे और टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाए थे, उनको हमने ब्लू स्मार्ट की गाड़ी में बिठाया। वो गाड़ी, उसमें से एक टीम नहीं पहुंच सकी। उनका फीडबैक भी रहा कि कहीं वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं स्टैटिक के चार्जर थे वो चले नहीं, उनके सॉफ्टवेयर का इशू हो रहा था, गाड़ी कनेक्ट नहीं हो रही थी, उनके 24x7 का जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल किया गया तो कोई रिस्पांस नहीं मिल सका। दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से आगरा करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा का ई हाईवे बनकर तैयार हो रहा है और इन पर ट्रायल रन भी शुरू कर दिए गए हैं। ट्रायल रन के दौरान कमियों का पता लगाया जा रहा है ताकि जल्द ही इन खामियों को दूर कर पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का सफल संचालन किया जा सके। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। सोचिए, अगर आपको हफ्ते में 4 दिन काम के बाद 3 दिन का ऑफ मिले तो कैसा लगेगा, बताइए। अच्छा तो लगेगा, किसे अच्छा नहीं लगेगा वैभव। और ये मुमकिन है, मैं आपको बता दूं, आज भले ही ये सपना लग रहा हो लेकिन 3 दिन के ऑफ का सपना जो है सच हो सकता है। माना यह जा रहा है कि नए लेबर कोड को लागू होने के बाद नौकरी पेशा लोगों की लाइफ सुकून भरी अब दोबारा हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार जल्द से जल्द नए लेबर कोड को लागू करने की तैयारी कर रही है। क्या ये लेबर कोड कहता है, समझिए। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लेबर कानून रहे हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। कई महीनों से चली आ रही अटकलों को विराम देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पुराने लेबर कानून को बदलकर नए लेबर कोड को लाने की बात कही थी। फिलहाल इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये बदलाव बहुत जल्द होगा और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से बदल जाएगी आपकी जिंदगी। नौकरी पेशा और कामगार लोगों की वर्किंग लाइफ में बदलाव के लिए सरकार बेहद जल्द नया लेबर कोड लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 1 अक्टूबर से सरकार देश में नया लेबर कोड लागू कर सकती है। नए कोड के लागू होने के बाद साप्ताहिक छुट्टी और सैलरी में बदलाव होगा। श्रम मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए पुराने श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड के अंतर्गत करने की बात कही है। ये 4 लेबर कोड हैं: वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। कहा जा रहा है कि इन 4 लेबर कोड से नौकरी पेशा कामगारों के लिए बेहतर नियमों की शुरुआत होगी। 25 अगस्त को राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने श्रम कानूनों में किए गए बदलाव के बारे में बताया था। 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। लोगों की निजी जिंदगी और काम के बीच में बैलेंस के लिए नए श्रम कानून को लाया जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें। अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो ये बदलाव हो सकते हैं। हफ्ते में वर्किंग डे को घटाकर 4 दिन किया जा सकता है, तो वहीं 3 वीक ऑफ होंगे। 3 दिन वीक ऑफ लेने के लिए आपको वर्किंग डे के दौरान 12 घंटे काम करने होंगे, यानी कुल मिलाकर हफ्ते में आपको 48 घंटे काम करने होंगे। 180 दिन काम के बाद आप लंबी छुट्टी लेने के योग्य होंगे। बची हुई छुट्टियों को साल के अंत में कैश करवाया जा सकेगा। नए लेबर कोड में वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार किया गया है। सैलरी में बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% तक हो जाएगा। सैलरी के बाकी बचे 50% में अलाउंस होंगे, हालांकि इससे टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। पीएफ के अलावा ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी छोड़ने या निकाले जाने की स्थिति में कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 2 दिन के भीतर करना होगा।
रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी को मोटी रकम मिलेगी। यानी अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो आपकी सैलरी, वर्किंग आवर, पीएफ, एनुअल लीव, पेड लीव वगैरह सब बदल जाएगा। नए लेबर कोड से आपके काम के घंटे से लेकर पीएफ भागीदारी, बेसिक सैलरी जैसी कई जरूरी चीजें बदल जाएंगी। आपकी सैलरी से लेकर आपकी सोशल सिक्योरिटी में सुधार होगा। कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये लेबर कोड फायदेमंद रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।